फॉर द ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को हैप्पी टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप छात्रों देखते हो कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका पार्ट 19 लिंग विद्यालय समाज का, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा लिंग समतुल्यता विकसित करने में शिक्षा, मीडिया, फैमिली और संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि लिंग समतुल्यता को विकसित करने में शिक्षा। तो ये प्रकरण डाला है, इसमें अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना रह गया था पिछले उसमें, तो वो एक उसमें था विद्यालय में लिंग भेदभाव कैसे होता है। आप देखते हो कि एक विद्यालय में एक बालक और एक बालिका, एक बॉयज और गर्ल्स के बीच कैसे भेदभाव किया जाता है। विद्यालय संबंधी भेदभाव को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। द्वितीय इकाई विद्यालय में कक्षा कक्ष, रीति रिवाज, विद्यालय की दिनचर्या एवं कक्षा कक्ष अंत्यक्रिया संबंधी भेदभाव के कारण एवं उनके समाधान का वर्णन किया जाता है। कक्षा कक्ष एवं विद्यालय प्रबंधन संबंधी असमानताएं भी विद्यालयों में देखी जाती है। तो आप देखते हो कि एक विद्यालय में भेदभाव करने के काफ़ी तरीके होते हैं, एक बॉयज और एक गर्ल्स को, तो उसमें इनको किया गया है। तो इनमें जो भी आगे संबंधित इनसे आगे वीडियो डालेंगे, अगली जो अपनी क्लासें होंगी उनमें वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे ये इस टॉपिक को इतना दिया गया है, आगे जो आएगा उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज हम अध्ययन करेंगे लिंग समतुल्यता विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका है। के लिए लिंग समतुल्यता को विकसित करने के लिए एंशिएंट काल से लेकर वर्तमान काल तक अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा की भूमिका प्रमुख रूप से मानी जाती है, उपयोग की जाती है। तो शिक्षा के माध्यम से जन सामान्यता, लैंगिक समतुल्यता और किसी भी के द्वारा, शिक्षा के द्वारा जन सामान्य तक ये पहुंचाया जा सकता है। तो इसमें जब भी फैमिली में लैंगिक असमानता देखने को मिलती हैं, तो इनमें सबसे पहले हम तो इस प्रकार के जो कारण होते हैं वो एंशिएंट से लेके वर्तमान काल तक चलते आ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अपने लिंग समतुल्य विकसित करने में शिक्षा। तो लिंग समतुल्य को विकसित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी माना जाता है। आज भी शिक्षित समाज में लैंगिक भेदभाव कम देखा जाता है। आप देखो जिस बालक बालिकाओं के पेरेंट्स शिक्षित, पढ़े लिखे, समझदार होंगे, तो उनमें वो भेदभाव की स्थिति बहुत कम देखने को मिलेगी। जबकि जो असमझदार, अशिक्षित लोग होंगे, तो उनमें इस चीज़ की भेदभाव की क्षमता या जो वो आज भी उतनी मिलेगी जितनी एंशिएंट काल में मिलती थी।
और जबकि जो लैंगिक भेदभाव है जो अशिक्षित समाज में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ऐसा व्यवहार भी नहीं किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंटों के द्वारा इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है विद्यालय में समानता का व्यवहार। विद्यालय में समानता का व्यवहार। आप देखते हो एक बॉयज और एक गर्ल्स को विद्यालय में समान व्यवहार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बॉयज को अच्छा मिल रहा हो या एक बालिका को अच्छा मिल रहा हो। दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक को अधिक मिले किसी चीज़ का वो दूसरे को कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखते हैं प्रत्येक विद्यालय में आजकल सभी में समान रूप से, लेकिन पहले कुछ थोड़ी बहुत असमानताएं फिर भी देखने को मिलती थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप में ऐसी कोई आवश्यकता है वो असमानता देखने को नहीं मिलती है। और आप देखते हो एक विद्यालय में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक जो समतुल्यता का डेवलपमेंट विकास होता है, वो एक विद्यालय उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्राओं में भेदभाव की पूर्ण स्थिति का पक्षपात का व्यवहार किया जाता है। दोनों को बॉयज भी उतने गर्ल्स भी उतने समान रूप से। तो छात्र छात्राओं में लैंगिक असमानता उत्पन्न नहीं होगी। इस चीज़ का व्यवहार जब एक टीचर के द्वारा या स्कूल मैनेजमेंट या अन्य स्टाफगण के साथ दिखता है, जैसा वो समान व्यवहार करते हैं, तो उससे छात्रों में किसी प्रकार की असमानता का उत्पन्न नहीं होना। अच्छे विद्यालयों से या सभी प्रकार के विद्यालय छात्रों को अच्छे संस्कार प्राप्त होते हैं, जो आगे चलकर अपने लाइफ जीवन में शिक्षा के द्वारा उनको वो काम में ले सकते हैं, अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं, अपने फैमिली को के जीवन को अच्छा सेटलमेंट। तो उन संस्कारों का जब अच्छे विद्यालय में बच्चे जाते हैं, अच्छे संस्कार वहाँ से आते हैं, तो उनका उनके लाइफ में, उनके परिवार की लाइफ में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो जिससे क्या है कि एक छात्र छात्राओं में असमानता का भाव उत्पन्न नहीं होता है, सभी को समान रूप से व्यवहार करता है। उसके बाद है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। तांत्रिक मूल्यों का विकास। आप देखते हो कि प्रजातांत्रिक इसके अंतर्गत आप देखते हो कि जो जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक जो भी स्थिति है उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं तंत्र या जो प्रजातांत्रिक है उसका डेवलपमेंट भी होना आवश्यक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन छात्रों को केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं, वही उनके उसमें हो। उसके साथ साथ छात्र छात्राओं को अपने कर्तव्य के अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। तो इन सब चीज़ से कुछ
अधिकार ऐसे होते हैं बुक्सों से मिल जाते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो प्रजातांत्रिक या सामाजिक उसमें रहकर उनको आते हैं। उसके साथ साथ छात्र जब समाज में या गांव में अड़ोस पड़ोस में कहीं आएगा जाएगा प्रजातांत्रिकता के उसमें, तो असमानता का जो व्यवहार होता है असभ्यता का, तो वो उत्पन्न नहीं होगा, उनमें सभ्यता देखने को मिलेगी। जैसा कि हम किसी के दूसरे के घर जाते अपन में कुछ कमी होती है, उनमें कुछ अच्छाई होती है, तो उससे अपन कंप्रोमाइज तुलना करने का प्रयास करते हैं कि, तो इससे धीरे धीरे हम आएंगे जाएंगे तो मन में जो असभ्यता है वो उत्पन्न नहीं होगी, उसमें सुधार आएगा। अगला तीसरा पॉइंट है विकास के समान आधार। आप देखते हो डेवलपमेंट के लिए सभी को समान आधार चाहिए, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। ऐसा नहीं है कि एक बॉयज़ को अपन अच्छे डेवलपमेंट के लिए अच्छे आधार दे रहे हैं जबकि एक को कम दे रहे हैं, ऐसा हमारे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं किया जाता। आप देखते हो कि शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राओं में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का डेवलपमेंट किया जाता है। सहयोग की भावना के आधार पर लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम सेगा में क्या होगा, आदान प्रदान होता है, तो उसमें छात्र छात्राएं एक दूसरे से कुछ सामूहिक एक्टिविटी या कोई उसके साथ छात्र व छात्राओं में एक दूसरे का सम्मान करना, सब कुछ इस प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट उनमें होता है और वो इस चीज़ का अनुभव करते हैं। तो उसके साथ साथ इस प्रकार का उनमें कोई अंतर उत्पन्न होने की स्थिति डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जिससे कि क्या है कि सभी छात्र छात्राओं में डेवलपमेंट की भावना का विकास होगा। के लिए उसके साथ साथ प्रत्येक छात्र छात्राओं में उच्च वर्ग उच्च पदों पर होने की जो योग्यता है वो समान होनी चाहिए। एक बालिका उच्च पद के लिए योग्य है, एक बालक योग्य है, तो दोनों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। उसके साथ भी और भी अन्य जो वो होते हैं जो समान डेवलपमेंट के आधार होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सहयोग की भावना का विकास। सहयोग की भावना का विकास, आप देखते हो कि एक दूसरे से कुछ सहयोग करना, स्कूल में कोई भी एक्टिविटी पाठ्यक्रम संबंधित, जिससे कि जो छात्रों में एक दूसरे से कुछ छात्र छात्राओं में एक दूसरे से सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है और उसके साथ साथ विद्यालय स्तर से ये सहयोग की भावना अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है। उसके बाद आगे हायर एजुकेशन में चल जाते हैं तो वो सहयोग की भावना जिस हिसाब से स्कूल में या विद्यालय में सहयोग की भावना अपन में डेवलपमेंट विकसित नहीं होती है, तो अपन हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में भी इस प्रकार की सहयोग की भावना का सही रूप से डेवलपमेंट विकास नहीं कर सकते। उसके बाद अगला पॉइंट आता है उचित निर्देशन एवं परामर्श।
आप देखते हो कि एक छात्र और एक छात्रा के द्वारा छात्र को उचित उसकी आवश्यकता होती है, उचित निर्देशन क्या गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, क्या नहीं। तो इस प्रकार का छात्रों के जीवन में भी शिक्षा के द्वारा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब छात्रों को सही समय पर उचित गाइडलाइंस निर्देशन या परामर्श की तब आवश्यकता होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कि बालक ने 10th पास की तो सबसे पहले उस स्टेज पे पहुंचता है बालक के, उसमें आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, सब्जेक्ट का चयन होता है। तो उसमें जब एक शिक्षक के द्वारा एक शिक्षक छात्रों को अध्ययन करा रहा है तो प्रत्येक टीचर को इस चीज़ का पता होता है कि किस स्टूडेंट की कितनी भावना किस सब्जेक्ट में रुचि दिखाई देती है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैचिंग पावर है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक शिक्षक उचित निर्देशन एवं परामर्श शिक्षा के द्वारा छात्र और छात्राओं को समान रूप से दिया जा सकता है और उनको समय समय पर उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। जो समय पर समान रूप से मिलता रहेगा तो उनमें लैंगिक असमानता का भेदभाव उत्पन्न नहीं दिखेगा। उसके बाद अगला आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। आप देखते हो कि छात्रों में वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका डेवलपमेंट होना भी आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि केवल उनको बुक्स का ज्ञान ही हमें दिया जाए, नहीं, जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट का जो दृष्टिकोण है उसका भी हमें बच्चों में वो है कि उसको भी हम शिक्षा के माध्यम से अच्छे प्रकार से छात्रों को दे सकते हैं कि एक शिक्षक के द्वारा अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट या वैज्ञानिक जो खोज करने के तरीके, खोज से संबंधित कुछ बातें, खोज से संबंधित कुछ आवश्यकता, तो उन सब का बच्चों को दिया जा सकता है। उसके साथ साथ शिक्षा के साथ छात्रों में अंधविश्वास, परामर्श और जो रूढ़िवादिता जो छात्रों के अंतर्गत माइंड में रहते हो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाप्त किया जा सकता है। और बच्चों को आज के ज़माने की युग में हमें उसके दृष्टिकोण के द्वारा विकसित डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि कम पाई जाती है। इस चीज़ का वैज्ञानिकों ने प्रतिपादन किया है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ हल्का ही वो होता है, लेकिन उनकी अपेक्षा पुरुषों में बुद्धि अधिक मिलती है स्त्रियों की अपेक्षा। कि छात्राएं छात्रों से अधिक योग्यता प्राप्त कर रही है। आप देख सकते हो कि छात्राएं किसी भी क्षेत्र में छात्रों से पीछे नहीं है। एजुकेशन में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे साइंटिफिक एरिया में, किसी भी उसमें तो वो छात्र उससे अधिक योग्यता प्राप्त कर रही हैं।
तो ये सब चीज़ हमें निर्भर करती है। तो इस चीज़ को हम कह नहीं सकते कि स्त्रियों में बुद्धि कम पाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ये किया जा सकता है। तो इसका प्रतिपादित सुधार, तो इसके साथ इससे प्रत्येक व्यक्ति में ये भ्रम रहता है स्त्रियों में कम बुद्धि का, उसको दूर किया जा सकता है। और उसके साथ साथ स्त्री पुरुषों में एक लिंगीय भेदभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उसके साथ अगला पॉइंट आता है पाठ्यक्रम में सुधार। हमारा जो पाठ्यक्रम है ज़्यादा हार्डली नहीं होता है, ज़्यादा लचीला नहीं होता है। पाठ्यक्रम सामान्य रूप से का होता है। यदि पाठ्यक्रम में कुछ गलतियाँ हो या कमियाँ हो तो उनको हमारे द्वारा डेवलपमेंट किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक पाठ्यक्रम में कई बार ऐसा होता है कि हाई लेवल का जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की कैपेसिटी क्षमता से ऊपर होता है, उसको छोटी क्लासों में दे दिया जाता है, लेकिन बच्चे की जो पावर क्षमता उस पाठ्यक्रम के लायक नहीं होती है। तो उस पाठ्यक्रम में फिर सरलता का सुधार किया जाता है, उसमें कुछ लचीलापन जोड़ा जाता है। और ऐसे कुछ विषयों में दिक्कत आती है जिनको हम शिक्षा के द्वारा पाठ्यक्रम में भी समान रूप से किया जा सकता है। जैसा कि पाठ्यक्रम में संबंधित कुछ सब्जेक्ट आते रहते हैं, जैसे कि उनको हम पाठ्यक्रम के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं। होम साइंस, सिलाई कढ़ाई आदि का कार्य मानव सभ्यताओं के लिए आवश्यक है। तो इस कार्य को हम घर पे नहीं सीख सकते, तो एक पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यालय महाविद्यालयों में आसानी से सीख सकते हैं कि ये एक जो होम साइंस जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत इस प्रकार की सभी बातें आती हैं। तो इस पर क्या है कि जब पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता हमें देखती है, इसके साथ साथ छात्र और छात्राओं में को समान रूप से देनी चाहिए, जिससे कि उनमें एक दूसरे के प्रति असमानता का भाव उत्पन्न नहीं हो और लिंगी भेदभाव की समाप्ति हो। अगला पॉइंट है विषय वस्तु में सुधार। विषय वस्तु में सुधार, आप देखते हो जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें भी हमें सुधार की आवश्यकता होती है। विषय वस्तु क्या हमें अध्ययन कराना है क्या नहीं, तो उस चीज़ का सब्जेक्ट के अनुसार विषय वस्तु भी हमें अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सबसे पहले इस चीज़ की नॉलेज हो कि बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं, किस लेवल के बच्चे हैं, उनमें कितनी कैपेसिटी का स्तर है, पावर क्षमता है, उसके हिसाब से उसको किया जाना चाहिए। एक बालक और एक बालिका दोनों में कैपेसिटी अपनी अपनी क्षमता का स्तर अलग रूप से होता है, जिसको विषय वस्तु के आधार पर जैसे निबंध है, कविता है, कहानी है आदि को पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी सहयोगी एक्टिविटियों में शामिल किया जा सकता है, जिससे कि लैंगिक असमानता का उत्पन्न न हो। और उसके साथ एक दूसरे को जब इस प्रकार के एक्टिविटियों से
तुलना करते हैं तो उन दोनों में समानता का, लैंगिक जो समानता है उसका भाव भी उत्पन्न होता है। शिक्षा की सार्वभौमिकता, आप देखते हो शिक्षा सार्वभौमिक सभी छात्र और छात्रों के लिए समान रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्रों के लिए शिक्षा और छात्राओं के लिए नहीं हो। तो शिक्षा को सार्वभौमिकता, जब सभी को समान रूप से शिक्षा मिलेगी तो असमानता अपने आप ही दूर होती जाएगी, सब लोग शिक्षित होंगे तो असमान भेदभाव का या जो लिंगीय भेदभाव है उसका उत्पन्न नहीं होगा। कि उसके साथ आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। अशिक्षित होते हैं क्योंकि आरक्षण में जो एरियाज आते हैं उनका जो उसमें जो शिक्षा का पूर्ण स्वरूप उनको मालूम नहीं होता, लेकिन आरक्षण की वजह से वो शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उन लोगों में थोड़ी अशिक्षा का माहौल दिखाई देने को मिलता है। वो एक बालक और एक बालिकाओं में असमान रूप से व्यवहार करने लग जाते हैं। तो उस समय स्थिति उत्पन्न होती है जब एक बालक और एक बालिका का विद्यालय में नामांकन कराते हैं तो एक बालक का अच्छे विद्यालय में करा देते हैं, बालिका का गवर्नमेंट विद्यालय में। तो इस प्रकार की असमानता जो लिंगीय भेदभाव उत्पन्न होती है। थैंक यू विद्यार्थियों। आगे शेष बचा हुआ अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्या 1 मिनट और बच गई?